नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सारी वीडियोस देखी होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, बिकॉज कल के दिन मैंने दो इम्पॉर्टेंट वीडियो पोस्ट करी है जहाँ पे आपका पहला स्टॉक कौन सा हो एज़ पर माई स्टडी, एज़ पर माई नॉलेज, और आपका लाइफ टाइम वाला स्टॉक कैसा होना चाहिए, किस कैटेगरी का होना चाहिए, कैसा मार्केट कैप होना चाहिए और आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैंने ये लाइफ टाइम वाला स्टॉक शेयर की है। उसके साथ साथ मैंने ये भी वीडियो शेयर किया है कि आप शेयर मार्केट से करोड़पति बन सकते हो या फिर सारा मिथ है। और उसके बाद आपका तहे दिल से शुक्रिया, बिकॉज आपकी वजह से ही 4 दिनों में मैंने 100 सब्सक्राइबर्स का जो बैरियर था उसको पार कर दिया। सो वंस अगेन अ वेरी थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू टू माई व्यूअर्स। ओके, सो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका टाइम सीधा वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे पे चलता हूँ, बिकॉज आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अभी इस क्रैश में भी आपको अट्रैक्टिव प्राइस में देखने को मिल रहे हैं, जिसका मार्केट कैप बहुत हाथी है, जिसका बिजनेस एक मोनोपोली क्रिएट करता है, जिसका बिजनेस एक मोड क्रिएट करता है, जिसका बिजनेस में एक दम है, जिसका बिजनेस में एक फ्यूचर है, जिसका बिजनेस में सब बड़े बड़े निवेशक इन्वेस्ट करते हैं। और आज वो लगभग लगभग -30% के लगभग ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद भी लोग इस पर निवेश करना पसंद नहीं करते हैं और लोगों को लगता है कि उनका पैसा कितना हो सकता है। बट मैं बता दूं, ऐसे स्टॉक लाइफ चेंजिंग स्टॉक होते हैं और ऐसे स्टॉक में रहना मतलब ज़िंदगी को सवार लेना होता है। तो मैं कौन से स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, चलिए बिगिन करते हैं। लेकिन उसके पहले उसका फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज इस तरह के वैल्यूएबल स्टॉक्स इन्फॉर्मेशन और स्टॉक टॉक आपके सामने लेके हाजिर होता रहूँगा। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक हाथी है, ये मार्केट कैप नहीं है, मैं इसको एलिफेंट बोलूँगा, बिकॉज ये जिस सेक्टर को बिलोंग करती है और जैसी कैटेगरी में बिलोंग करती है, ये एक एनबीएफसीज हैं जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है। और ऑफ कोर्स ये एक ऐसी कंपनी है जो बैंकों की तरह काम करती है, ब्याज भत्ते काम करती है। और ऑफ कोर्स ये एक फाइनेंस देने वाली कंपनी है और निफ्टी के टॉप 5 में आने वाली कंपनी है। अगर मैं इसका मार्केट कैप दिखाऊं आपको तो 3,25,000 करोड़ का है और इंडस्ट्री पी से ऑफकोर्स प्राइम वैल्यूएशन पे है। बट मैं बता दूं कि ये 2500 अपना ऑल टाइम हाई जब टच कर रही थी तो उस समय इसका इंडस्ट्री पी लगभग लगभग 22+ था और अभी वो फॉल डाउन हो चुका है, बिकॉज इसके प्राइस में डाउनसाइड हम लोग को देखने को मिला। बात की जाए इसके 52 वीक लो की, तो कोरोना क्रैश में भी ये 1500 का बैरियर लगभग टच तोड़ के ही वापस रिट्रेसमेंट मार चुका है। और आने वाले समय में मुझे तो लगता है ये हाई पी पे डिजर्व करता है, बिकॉज इसका मार्केट का जो कैप्चराइजेशन है और मार्केट में जो इसका ब्रांड वैल्यू है और जो इसका पकड़ है वो बहुत ही शानदार है, एक मोड क्रिएट करता है। आज के दिन देख सकते हो साथियों कि आपने देखी है कि इधर पे 43% की डिलीवरी होती हुई देखने को मिल रही है, जो कि शानदार बात है। बात की जाए एफआईआईस की और डीआईआईएस की, तो मैं बता दूं एफआईआई सबसे बड़े प्लेयर होते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट का। इंडियन स्टॉक मार्केट जो चाल है वो एफआईआई से डिसाइड करते हैं। अगर वो ज़्यादा बिकवाली कर देंगे तो मार्केट क्रैश होगा, ज़्यादा वो खरीदारी कर देंगे तो मार्केट में एक रैली देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं भाई 70% का जो स्टेक है वो एफआईआई लेके रखा है और 21% का स्टेक किसने लेके रखा है, म्यूचुअल फंड ने। अगर दोनों की बात की जाए तो दोनों को मिला दिया जाए तो 91% का स्टेक हम लोग को, इवन 92% का स्टेक हम लोग को म्यूचुअल फंड हाउस और एफआईआई के द्वारा देखने को मिल रही है। और साथ साथ रिटेल और एचएनआई के पास भी बहुत ही कम मामूली सा परसेंटेज है, बट येट ठीक ठाक ही है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू बड़े प्लेयर्स लोग का इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये सोना है, ये स्टॉक नहीं है, क्या है मेरा सोना है। बिकॉज इसका जो वैल्यू है आप जैसे और मेरे ऐसे लोग इसका अंदाज़ा भी लगा नहीं सकते हैं। बिकॉज इंडिया में जिस हिसाब से ग्रोथ बाकी है, इंडिया जिस हिसाब से थर्ड वर्ल्ड इकनॉमी है, इंडिया में जब क्राइसिस हटेगी, इंडिया जब ग्रोथ करेगा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसको बैंक की पड़ेगी और इंडिया को डेवलप होने में एनबीएफसी का बड़ा भूमिका होने वाला है। तो जो स्मार्ट लोग हैं जो मार्केट को ट्रैक करते हैं उनको समझ में आ चुका होगा कि मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। तो चलिए सस्पेंस ना दे के उसके फाइनेंशियल पे जाते हैं, उसके बाद स्टॉक का नाम रिवील करेंगे। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो कि जो इंश्योरेंस स्टेक वाली कंपनी है, हर फॉल में इंश्योरेंस वाली कंपनी इस पर माल इकट्ठा कर रही है। 2% से ज़्यादा इंश्योरेंस स्टेक को मैं बहुत शानदार मानता हूँ, ये 8% से ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या वैल्यू है इंश्योरेंस कंपनी के नज़र में। बट रिटेल भाई साहब लोग ऐसे स्टॉक्स को देखते ही नहीं हैं, उनके कानों में जू भी नहीं देखती है। तो एनीवेज इसका परफॉर्मेंस देखते हैं कि इसने क्या परफॉर्म करा है। तो अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखो तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक कंटिन्यूसली शानदार परफॉर्मेंस करते आ रही है। और स्टॉक का अगर जो बिजनेस है उस बिजनेस से वो लास्ट ईयर से इस ईयर तक 1 लाख करोड़ का सिर्फ सेल की है। माय गुडनेस, ये अमाउंट बोलने में बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन आप समझ सकते हो 1 लाख करोड़ का सेल करना एक साल में, ये बहुत
बड़ी बात है। इसके एक्सपेंसेस को देखें तो ऑफकोर्स एक्सपेंस में कटौती हम लोग को देखने को मिली है ईयर टू ईयर। और इसके नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ तो हम लोग को देख के आश्चर्य होगा, लगभग लगभग 68 to 70% का हम लोगों का प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। इतने बड़े हाथी होने के बावजूद भी ये 70% से ग्रो करी है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 और 19-20 में। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी कैसा मोड क्रिएट करती है और कंपनी का मार्केट कैप और रेपुटेशन क्या है। अगर किस कंपनी की बात कर रहा हूं अगर नहीं पता तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों कि मैंने खोल दिया है, कंपनी का नाम आपके सामने है और ये और कोई कंपनी नहीं है, HDFC लिमिटेड। आप देख सकते हैं कि HDFC लिमिटेड जब ऑल टाइम हाई लगा रहा था, इसने अपने इन्वेस्टर्स को 20 सालों में 11,000% का रिटर्न दिया है। नोट करिएगा, कोई 1-2% नहीं। इस कंपनी ने मिनिमम 20 सालों में अपने शेयर होल्डर को करोड़पति, खरबपति, अरबपति बना दिया। लेकिन उसके लिए उनको होल्ड भी करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि 20 साल में कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। कंपनी ने 11,019% का, मीन्स कंपनी ने 1 लाख को 110 लाख में कन्वर्ट कर दिया। तो ये है ना एक मल्टीबैगर स्टॉक। लेकिन ऐसे इंसान जो मल्टीबैगर खोजते रहते हैं और उनको मिलता नहीं, और पेनी स्टॉक में पैसा गवा देते हैं, लेकिन ब्लू चिप स्टॉक में उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं आता। और एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए कम से कम 60% एसेट एलोकेशन ब्लू चिप स्टॉक में होना चाहिए और निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक में ही उनको लॉन्ग टर्म का दाव खेलना चाहिए। इस क्रैश की वजह से थोड़ा हम लोग को देखने को मिल रहा है डाउन साइड, लेकिन फिर भी 8,000% का जो रिटर्न फिर भी देखने को मिल रहा है वो बहुत ही शानदार है। बिकॉज 20 सालों में कंपनी ने 1 लाख को 80 लाख बनाया। आप दूसरा एसेट क्लास दिखा दीजिए जहाँ पे इतने % रिटर्न की पॉसिबिलिटी है, तो मैं मान जाऊँ। होते हैं कभी 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 कोई लैंड का प्राइस बहुत हाई हो जाता है, ठीक है, गोल्ड का प्राइस भी हाई वैल्यूशन में चला जाता है, लेकिन इक्विटी क्लास जैसा मास्टर क्लास आपको शायद ही देखने को मिले। और देखिए, इसमें मैं डिविडेंड को ऐड नहीं कर रहा हूँ। अगर डिविडेंड ऐड करूँ तो आपका जो रिटर्न है वो कोई और भी ज़्यादा मल्टी बैगर देखने को मिल सकता है। तो कंपनी देख रहे हैं ऑल टाइम कितना हाई पे चलते चलते यहाँ पर एक डिप आया था जो बाइंग का अपॉर्चुनिटी था। इधर पे एक बाइंग हम लोग को देखने को मिल सकती थी और यहाँ पर तो हम लोग को बाइंग देखने को मिल रही है। लेकिन बहुत लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, उनको लगता है कि ये स्टॉक 1200 आ जाएगा। तो मेरे भाई, 1200 ये स्टॉक नहीं आने वाला। आप इधर से ही 1200 का इंतजार मत करिए। अगर आ जाता है तो आपकी लॉटरी है, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लीजिएगा। लेकिन अभी आप ऐसे स्टॉक को एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं जहां पे इसकी जो पकड़ है बाद में आप शायद पकड़ ना सको। और माइंड ना करिएगा, रिटेल इन्वेस्टर लोगों का हमेशा यही प्रॉब्लम होता है, बिकॉज वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट को टाइम तो वॉरेन बफेट सर भी नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या है। तो एनीवेज, ऐसे स्टॉक को आप लोग अपने रडार पर रखिए। और ऐसा स्टॉक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में डिजर्व करता है नहीं करता, जिसका हमेशा चार्ट अप ट्रेंड में ही हो, लेकिन माइनर गिरावट से हम लोग जज कर लेते हैं। हम लोग को लगता है ये कौन सी कंपनी है, तो ये HDFC कंपनी है जो कि पेरेंट कंपनी है HDFC बैंक की, HDFC लाइफ की, HDFC AMC की। और ये हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में काम करती है, मीन्स ये हाउसिंग लोन बांटती है। ऑफकोर्स अगर मैं भारत का डेवलपमेंट सोचूं तो देखिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, ग्रोथ की बात की जाए, अगर घर बिकेंगे ही नहीं तो इंफ्रा क्या होगा, अगर घर बिकेंगे नहीं तो पेंट क्या करेगा, अगर घर बिकेंगे ही नहीं तो लोग और क्या क्या सामान यूज़ कर सकते हैं, लोग और सामान यूज़ ही नहीं करेंगे। इसका मतलब घर को बिकना इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है। और घर बिकेंगे कैसे, किसी के पास उतना कैश होता नहीं है, वो सबसे पहले मीन्स फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास जाते हैं और फाइनेंस लेते हैं। बिना फाइनेंस का तो भाई EMI पे इक्का दुक्का लोग ही खरीदते होंगे जिनके पास बहुत पैसा होगा। और मैक्सिमम लोग की बात की जाए तो वो लोग लोन लेके ही काम करना पसंद करते हैं और लोन लेके ही अपना काम को चलाते हैं। तो बात की जाए अदर NBFCs की और बैंक्स की, तो बिना बैंक का और NBFC का मैं भारत की ग्रोथ को मानता ही नहीं हूँ। मैं देखता हूँ, इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे स्टॉक को जहाँ पे FIIs, DIIs, म्यूचुअल फंड, इवन इंश्योरेंस कंपनी का बड़ा स्टेक है, और वो लोग हमेशा इस प्राइस पे भी और एड ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी लगा के ज़्यादा से ज़्यादा माल इकट्ठा करने की फिराक में है। लेकिन रिटेल भाई साहब लोग को तो ये बहुत ही पाप लगता है ऐसे स्टॉक में निवेश करना। तो अब फैसला आपका है, बिकॉज ये मेरा स्टडी था, ये मेरा केस स्टडी था। आई होप गाइस कि आप लोग को समझ में आया कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। और ऐसे ब्लू चिप स्टॉक को
निफ्टी के टॉप 5 स्टॉक को रखना ये है कि नहीं, ये आप डिसाइड करेंगे, बिकॉज पैसा आपका है तो मर्जी भी आपकी ही होगी। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह के मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ताबड़तोड़ वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइस, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।